सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को 2 महीने पहले तैनात किया गया था। साथ ही इसे तैनात करने का मकसद पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर भारतीय सेना की समग्र मारक क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही आपात स्थिति में भारतीय सेना को कोई परेशानी ना हो, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में M777 होविजर और स्वीडिश बोफोर्स तोपों के अलावा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती की गई है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई के महीने से सीमा पर विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 13 दौरे की बातचीत हो चुकी है। हालांकि यह विवाद पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। बातचीत के साथ साथ चीन ने भारत से लगी सीमा में सेना की तैनाती बढ़ाई है। ऐसे में भारत भी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। राजस्थान के चुरू जिले के सालासर गांव कोलासर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान के चुरू जिले में एक स्कूली छात्र के लिए होमवर्क न करना मानो मौत का कारण बन गया। होमवर्क न करने के चलते उसकी टीचर ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। यहाँ एक निजी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। 13 साल के बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था। सालासर पुलिस के SHO संदीप बिश्नोई के मुताबिक कोलासर निवासी ओम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका बेटा गणेश कोलासर के निजी स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल का 7वीं कक्षा का छात्र था, जो 2-3 महीने से स्कूल जा रहा था। गणेश ने अपने पिता को बीते 15 दिनों में 3-4 बार शिकायत की थी कि उसका टीचर मनोज बेवजह उसके साथ मारपीट करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया था। सुबह करीब 9:15 बजे गणेश के पिता ओम प्रकाश को स्कूल के आरोपी शिक्षक मनोज का फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए इसकी पिटाई की गई है, जिसके चलते वह बेहोश हो गया है। खेत में काम कर रहे पिता ने आरोपी शिक्षक से पूछा कि वह बेहोश हुआ है या मर गया है। इस पर आरोपी शिक्षक ने कहा कि वो मरने का नाटक कर रहा है। कुछ समय बाद ओम प्रकाश स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी पहले से ही मौजूद थी। स्कूल के बाकी बच्चे घबराए हुए थे। बच्चों ने बताया कि आरोपी मनोज ने गणेश के साथ बेरहमी से लात घूंसों से मारपीट की और जमीन पर पटक कर पिटाई की। इस बेरहमी से गणेश लहूलुहान हो गया। परिजनों के पहुंचने के बाद घायल बालक को सालासर के निजी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। हमारा नाम ओम प्रकाश है, गांव कोलासर है और हमारा बच्चों प्राइवेट स्कूल में पढ़तो। मास्टर को मार के फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब हमारो बच्चा में देखो तो मरेडो लादो है, नाक में खून आ रही और 2-3 जगह माथा में चोट आ रही, आँखें कर अच्छा मन को क्यों बीपी कम होगी, जब बोले दिखा नहीं चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दी। आज परिवादी ओम प्रकाश निवासी कोलासर के द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया। उसने रिपोर्ट दी थी कि मेरा बच्चा मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलासर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके साथ स्कूल के अध्यापक मनोज के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसे सालासर में बालाजी हॉस्पिटल लेके आए, तो जहाँ पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट पर आरोपी मनोज के खिलाफ 302 IPC और 75 JJ एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी CHC सालासर में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और आरोपी मनोज को राउंड अप कर रखा है, उससे पूछताछ चल रही है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी कानूनी रूप से वो अमल में आएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन कर पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले को बनाने का मन बना लिया है। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जातीय बिसात पर सपा ने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कुशीनगर में जिस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर CM योगी के लिए सत्ता में वापसी के लिए चुनावी एजेंडा सेट कर रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक कर पूर्वांचल में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए मन बना रहे थे।
दरअसल देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी माना जाता है। बीजेपी ने इसी फॉर्मूले के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत में ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ छोटी छोटी जातियों की अहम भूमिका थी, लेकिन 2022 के चुनाव में समीकरण बदल गए हैं। साउथ सीएमडी के ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि मच्छरों के ब्रीडिंग साइट की 100 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जो अधिकतर स्कूलों, अवैध कॉलोनियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिलते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ज़्यादा बारिश की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। ये समय मच्छरों के ब्रीडिंग यानी प्रजनन के लिए काफ़ी मुफीद है। इसलिए हमने पड़ताल में पाया कि ज़्यादातर स्कूल, अवैध कॉलोनियाँ, कंस्ट्रक्शन साइट्स मच्छरों के प्रजनन यानी ब्रीडिंग के बड़े हॉटस्पॉट हैं। साउथ सीएमडी के ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लल्लन वर्मा ने बताया कि मच्छरों के ब्रीडिंग साइट की 100 ऐसी जगहों की पहचान की गई है। 71 नोटिस और 19 चालान मंगेलपुरी, ककरोला, द्वारिका सेक्टर 6, सैनिक एनक्लेव पार्ट 2, आरके पुरम सेक्टर 8, विकासपुरी, वसंत कुंज और ग्रेटर कैलाश इलाके में भेजे गए हैं। पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि अधिकतर स्कूल के पीछे ड्रेन है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और वहां अक्सर सफाई का ध्यान दिया नहीं जाता। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार को पूछताछ करेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हाल ही में लोकेश शर्मा को ईमेल से नोटिस भेजकर 22 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया था। पिछले 7 महीने में केस दर्ज होने के बाद गहलोत के ओएसडी पहली बार पूछताछ के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर इसी साल 25 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग मामले में सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। लोकेश शर्मा ने राजस्थान की घटना के लिए दिल्ली में केस दर्ज कराने पर क्षेत्र अधिकार का सवाल उठाते हुए इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 जनवरी तक लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत दे रखी है। हालांकि क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर सकेगी। राजनीति का अपना ही आलम है। यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस जारी रहती है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने पीसी शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि एक विधायक है शर्मा, बुढ़ापा आ गया लेकिन सच बोलना नहीं सीखा। मैं कहती हूँ बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण बने रहो। रावण बनोगे तो वध करना पड़ेगा। क्या करेंगे राम जी? मजबूरी हो जाएगी, महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो प्रभु राम को, सीता मैया को लाने के लिए रावण का वध करना ही पड़ेगा। प्रज्ञा ठाकुर शरद पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल गणेश चौक टीलारामपुर पर महाआरती में शामिल होने आई थी। उन्होंने कहा कि न्याय नारी शक्ति को मिलेगा। तुम्हारे प्रपंच करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम प्रपंच करके थोड़ी बहुत शान शौकत दिखा लोगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे फल वैसा मिलेगा। यह सुनिश्चित है, इसलिए कह रहे हैं कि सुधर जाओ। नारी शक्ति को बदनाम करने के लिए तुम्हें दंड कुदरत ही देगी, ये प्रकृति ही देगी, जीने लायक नहीं छोड़ेगी। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद अब तक दिग्विजय सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं आरती के लिए गई। आरती में वहाँ ग्राउंड में सामने स्पोर्ट्समैन थे, उनको उन्होंने आह्वान किया, बुलाया मुझे और बोले दीदी एक बार आप रेड डाल दीजिए। तो मैं जब कबड्डी बोलने गई वहाँ और वापस आई तो वो सीन, छोटा सा सीन वीडियो में डल गया। मीडिया वालों ने वो डाल दिया। सबसे पहले अगर कोई तिल मिलाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है, बड़ा वाला दुश्मन है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना का टीका पहली बार किसी ने 100 करोड़ का टीका लगवाया है। यह टीका अरुण राय को लगा है। अरुण राय वाराणसी के रहने वाले हैं, साथ ही दिव्यांग हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने नया मुकाम हासिल किया है। गुरुवार को देश ने 100 करोड़ वैक्सीन के आंकड़े को पार कर लिया। खास बात यह है कि जिस शख्स को कोरोना का 100 करोड़वां टीका लगा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रहने वाला है। हालांकि अरुण को इस बात का अफसोस है कि वे पीएम मोदी के साथ सेल्फी नहीं ले पाए।
अरुण राय ने बताया कि जब वे दिल्ली आए थे तब देश में 70वां करोड़ टीका लग रहा था। ऐसे में उन्होंने तय कर लिया था कि वे 100 करोड़वां टीका लगवाएंगे। राय दिल्ली में अपने दोस्त के पास आए थे तो उनके दोस्त ने उनसे टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा। इसके बाद अरुण राय ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बाद में जब उन्होंने 100 करोड़वां टीका लगवाया तो पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। इस पर अरुण राय ने बताया कि उन्हें वैक्सीन को लेकर भ्रम था, लेकिन जब देश के 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टीका लगा तो उन्होंने भी वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया। माउंट एसो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस ज्वालामुखी के फटने के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि ऐसे ज्वालामुखी का धुआं आसमान में उड़ रहा है। जापान में माउंट एसो नाम का ज्वालामुखी फट गया, जिसके बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई। यह ज्वालामुखी दक्षिण द्वीप क्यूशू में स्थित है। जिस जगह ज्वालामुखी फटा है वह एक मशहूर पर्यटक स्थल है। घटना के वक्त दर्जनों टूरिस्ट बसें और कारें साइट पर खड़ी थी। फिलहाल पर्यटकों को वहां से दूर ले जाया गया है। बता दें कि माउंट एसो दुनिया में सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने गुरुवार को इतिहास रच दिया है। गुरुवार की सुबह देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया है। भारत को 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने में मात्र 278 दिन ही लगे। यह वैक्सीन की पहली डोज का आंकड़ा है। संख्या के लिहाज से भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है, लेकिन आबादी के अनुपात में देखा जाए तो भारत अभी दुनिया से काफी पीछे है। भारत में अभी मात्र 21% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है, जबकि यूएई में वहां की 86% आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। क्यूबा में 86%, कनाडा में 73%, इटली में 70% और ग्रेटर ब्रिटेन में 66% आबादी को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अमेरिका में वहां कुल आबादी के 56% लोगों को वैक्सीन की पूरी डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 100 करोड़ वैक्सीन पूरा होने पर देश भर में इसे जश्न के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस अवसर पर लाल किले में खादी का विशाल तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस तिरंगे की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। इसका वजन 1400 किलोग्राम है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा, ताकि कोरोना महामारी से लड़ने में हमारे देश मजबूती के साथ खड़ा हो सके। जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है वहां के लोगों का सम्मान किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को 8% बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश के कर्मचारियों को 20% की दर से डीए मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 12% से है। गौरतलब है कि कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने से सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में मिलने वाले वेतन वृद्धि भी स्थगित रखी गई थी। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ दिया जाएगा। लंबित वेतन वृद्धि की शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। प्रदेश के कर्मचारी पिछले लंबे समय से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों को वर्तमान में 12% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 28% की दर से डीए दे रही है। पिछले दिनों कर्मचारियों ने प्रमोशन और महंगाई भत्ते को लेकर 4 चरणों में आंदोलन करने का ऐलान किया था। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूखे भजन ना होए गोपाला, पहली चीज है रोटी रोटी चाहिए।
इसलिए सस्ता राशन मिल जाए, एक दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ये हमारा प्रयास था। और आज कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, मंत्री जी, सांसद जी, पार्टी के नेता भी बैठे हैं, सब शरद कौर भी आए, ये भी हमारे धाकड़ नेता हैं। मैं कह रहा हूं, कोई का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना भैया, मामा के खजाने में गरीबों के लिए कोई कमी नहीं है। बनाओ पात्रता पर्ची और दो सबको राशन, कोई भूखा नहीं सोएगा।